हेलो स्टूडेंट्स। नाउ आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़े अंक में नहीं आता, यानी कि 3 नंबर या 5 नंबर तक में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बताइए। तो आइए जानते हैं क्या होता है कंपाइलर, क्या होता है इंटरप्रेटर। ओके, तो यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर हमको कंपाइलर और इंटरप्रेटर इनकी आवश्यकता क्यों है, क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है जब हम प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं। ठीक है, मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तब हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अब बात ये आती है हम प्रोग्रामिंग कोड क्यों लिखते हैं। तो देखिए, हमें जनरली बनाना होता है कोई सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर कोई भी बन रहा है तो कंप्यूटर पे बनेगा, और जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पे चलेगा, या तो कंप्यूटर पे चलेगा या किसी ना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पे चलेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से बनाते हैं तो हमें उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके ही हम कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिखे हुए कोड ही कोई प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। यदि आपको प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आप आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की मेरी एक प्लेलिस्ट है, इसमें चैप्टर 1 में मैंने बड़े अच्छे से सॉफ्टवेयर के बारे में समझाया हुआ है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम ज़्यादा डीप में ना जाते हुए शॉर्ट में इस चीज़ को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों है, ताकि हम कोई सॉफ्टवेयर को जनरेट कर सके। ठीक है, या कोई प्रोग्राम लिख सके। अब जो हमारी प्रोग्राम लिखने का कोड है, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के कई जनरेशन आए। ठीक है, देखिए जनरेशन जो है लैंग्वेजेस की ये भी क्या होती है, चेंज होती है ना। जैसे एक जनरल बिल्कुल साधारण हम उदाहरण ले लें तो यदि हमारे घर के बूढ़े लोगों को या पुराने लोगों को हम देखते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो थोड़ी सी हो सकता है कि लैंग्वेज चेंज हो सकता है ना, कई केसेस में होता है कि लैंग्वेज चेंज हो। जिस भी एरिया से हम लोग बाहर निकले हुए होते हैं, हमारे पूर्वज बाहर निकले होते हैं, अधिकतर उस लैंग्वेज का वो यूज़ करके बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन आई, जैसा उन्हें माहौल मिला वैसे उनकी लैंग्वेज चेंज हुई, हमारी लैंग्वेज चेंज हुई, हो सकता है नेक्स्ट पीढ़ी की और थोड़ी सी बोलने चालने के तरीके में चेंज आए, है ना। तो बेसिकली हमारे रहन सहन में, बोल चालने में चेंज आता रहता है। इसी प्रकार कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी भी जनरेशन्स बदलती चली गई। ठीक है, तो मेन देखा जाए तो इसकी जो जनरेशन है वो 3 आधारों पर बांटी गई, या ये कह लीजिए कि जो मोस्ट कॉमन है वो 3 जनरेशन आई। कई लोग इसको 4 भी बताते हैं, बट अधिकतर इसको 3 ही बताते हैं। ठीक है, चौथी भी मैं आपको अभी बता दूंगी। तो जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कंप्यूटर की, वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं, हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो, LOW, लो यानी कि निम्न स्तर की लैंग्वेज है, लो, और लेवल, LEVEL, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, बेसिकली क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। यानी एक टाइम ऐसा था जब प्रोग्रामर को प्रोग्राम का जो सोर्स कोड है, यानी जो सॉफ्टवेयर में हम जो कोड लिखते हैं ना, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा था जब सोर्स कोड जो है वो पूरा के पूरा मशीन की भाषा में ही लिखा जाता था। मीन्स अगर आपको 2 नंबर ऐड कराने हैं तो उन 2 नंबरों को आपको इस तरीके से बाइनरी भाषा में ही लिखना होगा। सपोज 0 1 1 0 है ना, ये कोई 2 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से कोई और 2 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर भी आपको क्या मशीन की भाषा में ही लिखने पड़ते थे। एक टाइम था कि हर नंबर को, हर चीज को आपको मशीन की भाषा में लिखना होगा। ठीक है, सपोज उसका एडिशन कराना है तो एडिशन कराने का भी फिर एक कोड रहता है था। ठीक है, तो अब उसी जो भी XYZ कोड है 0110 इसी फॉर्म में कोड तैयार होता था। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर जो है वो एक बाइनरी भाषा को समझता है।
ठीक है। तो एक टाइम था जब मशीन लेवल लैंग्वेज चलती थी, यानी लो लेवल लैंग्वेज चलती थी, या कह लीजिए जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें प्रोग्रामर को सारा कोड मशीन की भाषा में ही लिखना होता था, जो कि काफ़ी दिक्कत देता था, टिपिकल होता था प्रोग्रामर के लिए। कंप्यूटर के लिए तो सरल है, कंप्यूटर को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उसी की भाषा में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसी था जब प्रोग्रामर को कंप्यूटर की भाषा में सारा कार्य करना होता था। ये काम सेम इसी तरीके से है जैसे एक व्यक्ति है जिसको सपोज हिंदी आती है और वो नेक्स्ट पर्सन से बात कर रहा है जिसको इंग्लिश आती है, ठीक है। अब ये व्यक्ति, इसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है तो इस कंडीशन में ये वाला व्यक्ति इससे इंग्लिश में भी बात कर सकता है, क्योंकि इसे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये इस व्यक्ति से इंग्लिश में बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो इस पर्सन को दिक्कत है ना नेक्स्ट पर्सन को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आई, दिक्कत तब आई जब हो सकता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदी आती है और नेक्स्ट पर्सन को इंग्लिश आती है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि इन दोनों के दूसरे से कन्वर्सेशन करना है तो तब आवश्यकता रहेगी एक मीडिएटर की, यानी एक थर्ड पर्सन की आवश्यकता बीच में रहेगी, जो कि क्या करेगा, ट्रांसलेटर का काम करेगा। मीन्स ये थर्ड पर्सन हिंदी में जो भी सेंटेंस बोला जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा, फर्स्ट पर्सन के द्वारा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नेक्स्ट पर्सन को सुना देगा, और जो भी ये नेक्स्ट पर्सन अपनी बात इंग्लिश में कहेगा उसकी बात को कन्वर्ट करके वो हिंदी में बता देगा। मीन्स एक थर्ड पर्सन की, यानी एक मीडिएटर की हमको यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर रिटर्न होकर आते हैं। तो जब हमारे पास सबसे पहले लैंग्वेज थी मशीन लेवल लैंग्वेज, इसमें सारा काम मशीन की भाषा में ही हो रहा है, यूजर मशीन लैंग्वेज के यूज कर रहा है, तो इस कंडीशन में प्रोग्रामर जो है उसको मशीन की भाषा आती है, तो मशीन से मशीन की भाषा में वो काम करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ आती थी कि इतना ये जो काम है ये कठिन होता था, इसको हर कोई नहीं कर पाता था, ठीक है। फिर जनरेशन आगे बढ़ी तो सेकंड जनरेशन आई, और सेकंड जनरेशन में फिर हम आते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज पर, या इसको सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जो कहलाती असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, देखिए हम थोड़ा सा फर्स्ट जनरेशन की तरफ फिर से मूव करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा, जैसे कि हमको 2 नंबर ऐड कराने हैं, तो 2 नंबर को हमको बाइनरी भाषा में तैयार करना होगा। फिर एडिशन कराना है तो उसका जो ऐड का कोड है वो भी बाइनरी की भाषा में तैयार होगा, मीन्स 0 1 जो भी कंप्यूटर समझता है वटेवर, मीन्स 0 1 1 0, उसी फॉर्म में एडिशन का कोड भी तैयार होगा। बट यदि हम आगे बढ़ते हैं, असेंबली लैंग्वेज की तरफ मूव करते हैं सेकेंड जनरेशन, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको कुछ नेमोनिक कोड मिल गए। नेमोनिक कोड यानी जैसे कि हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने का एक कोड मिल गया। जैसे हमको 2 नंबर ऐड करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ADD, ठीक है, ये D है ना, P नहीं है, ठीक है, ADD, ठीक है। यदि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SUB, ठीक है। तो इस तरीके के कोड हमको मिल गए, और इन कोड्स को हम बोलते हैं नेमोनिक कोड। नेमोनिक कोड की जो लिखने की शुरुआत है वो M से होती है, इसमें M साइलेंट होता है, ठीक है। देन हम लिखते हैं इसको नेमोनिक कोड, ठीक है। तो ये जो हमारा नेमोनिक कोड है ये आए हमारे असेंबली लैंग्वेज के टाइम पर, ठीक है, ओके। नाउ अब इसने क्या किया, यूजर का काम सरल बना दिया, मीन्स ऐड सब आपको थोड़ा सा वो याद रखने में सरल है ना, बजाय कि आप बाइनरी लैंग्वेज की हर कोड को याद रखो, ऐड सब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के, उसके बजाय यदि आप इसको ऐड सब MUL मीन्स मल्टीप्लिकेशन, DIV मीन्स डिवीजन, ये याद रखो तो ज़्यादा सरल है। तो सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आई और उसने क्या किया, थोड़ा सा काम सरल बना दिया पहली जनरेशन की तुलना में। इसने हमें क्या दे दिया, कुछ नेमोनिक कोड दे दिए। तो प्रोग्रामर के लिए ये सरल हो गया कि अब उसे कोड को ज़्यादा बाइनरी भाषा में याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल ऐड सब लिख देगा तब भी कंप्यूटर का कोड तैयार हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आई कि ये जो ऐड है सब यूजर को तो समझ में आ रहा है, ठीक है, हमारे लिए कितना सरल है, लेकिन मशीन
तब भी और आज भी सिर्फ और सिर्फ 0 1 ही समझती थी। 0 1 ही समझती मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को ही समझती है कंप्यूटर मशीन, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझती। अब यूजर ने लिख दिया ऐड और सब, अब ये मशीन कैसे समझेगी? तो क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर आया मीडिएटर, और उस सॉफ्टवेयर का नाम था असेंबलर। असेंबलर, ठीक है, ये ई है, ठीक है। असेंबलर का काम क्या होता था? असेंबलर क्या करता था, जब भी यूजर असेंबली लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखता था तो असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए कोड को मशीन की भाषा में परिवर्तित कर देता था। मीन्स यूजर तो क्या मीन्स जो कंप्यूटर है वो तो सॉरी मीन्स जो कंप्यूटर है वो तो क्या समझ रहा है, 0 1 है ना, वो ऐड सब नहीं समझ रहा। तो असेंबलर क्या करेगा, ऐड का जो भी कोड बनता होगा 0 1 1 0 के फॉर्म में, उस कोड को क्या कर देगा, असेंबलर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो असेंबलर का काम यहाँ पर होता है कि असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करवाता है। ओके, सो असेंबलर भी एक मीडिएटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करवाता है। और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, मिडिल लेवल की लैंग्वेज है। यहाँ पे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की पढ़ेंगे, क्योंकि असेंबलर जो है वो रेयर पूछा जाता है, जो मोस्टली है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही पूछा जाता है। और हम यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में स्टडी कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो ओ लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि असेंबली से रिलेटेड अधिकतर जो क्वेश्चन है वो MCQ या ट्रू फॉल्स के रूप में आपके सामने आएंगे, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ दी पूछने वाला क्वेश्चन है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही होता है। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं कि जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन अगर असेंबली के बारे में आ जाए, असेंबली लैंग्वेज के बारे में, असेंबलर के बारे में, तो आई होप आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। ना नेक्स्ट लैंग्वेज आ गई, वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स मशीन लैंग्वेज मीन्स हम असेंबली लैंग्वेज से आगे बढ़ते हैं तो तीसरी जनरेशन आती है और वो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ, काम और भी सरल हो गया। यूजर के पास यानी जो प्रोग्रामर है उसके पास नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए। नॉर्मल जैसे वो नॉर्मल मैथमेटिक के न्यूमेरिकल लिखता है, इसी तरीके से वो कंप्यूटर पे भी लिख सकता है। जैसे कि जनरली उसे 2 नंबर जोड़ने हैं तो वो आसानी से हाई लेवल लैंग्वेज में आप 2 + 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज का यूज कर लिया, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो आपको 0 1 में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसमें डायरेक्ट प्रिंट लिख सकते हैं जब आप हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ना अब बात फिर से यही आती है कि भाई हमने तो हाई लेवल लैंग्वेज लिख दी, हमने प्रिंट लिख दिया, हमारे लिए समझने में बहुत सरल है। हमने 2 + 3 लिख दिया, हमारे लिए समझने में बहुत सरल है। लेकिन कंप्यूटर अब भी ना प्रिंट समझता, ना वो 2 + 3 समझता, वो कुछ नहीं समझता। वो आज भी सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 ही समझता है हमारा कंप्यूटर। तो अब क्या किया जाए, तो जैसे असेंबली लैंग्वेज के टाइम पर असेंबलर था मीडिएटर, वो क्या करता था, असेंबली भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता था। इसी प्रकार जब हाई लेवल लैंग्वेज आई तब हमारे पास मीडिएटर सॉफ्टवेयर आए, 2 आए, एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम था कि ये क्या करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में क्या करते हैं, दोनों परिवर्तित करते हैं। दोनों का सेम काम है, थोड़ा सा कार्य करने की तकनीक अलग है जो कि अभी हम थ्योरी के रूप में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रकार के मीडिएटर सॉफ्टवेयर आए, या कह लीजिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर आए, जिनको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब जान लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या है। अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम इनका यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज क्यों कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है, हम लिखा है अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ सोर्स कोड टू मशीन कोड, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कौन सा सोर्स कोड को, तो मैंने आपको बताया था कि
पहले ही बात में मैंने आपको बताया सोर्स कोड किसे कहते हैं कि हम जब अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी कोड लिखते हैं तो हमारे द्वारा लिखा हुआ कोड कहलाता है सोर्स कोड। ठीक है, तो कंपाइलर बेसिकली सोर्स कोड को, यानी जो यूजर ने सोर्स कोड लिखा है, इसको मशीन की भाषा में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। मीन 0-1 के फॉर्म में, जो भी कंप्यूटर समझ सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन? कंपाइलर। ठीक है, अब यदि कोई पूछ ले कि सोर्स कोड कौन सा, तो ये सोर्स कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ। ठीक है, सो कंपाइलर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ना आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिखा इट कैन नॉट फिक्स एनी एरर इफ प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम, इट जनरेट्स एन एरर मैसेज एंड यू हैव टू करेक्ट इट योरसेल्फ इन द प्रोग्राम सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए, आपने क्या देखा अभी पहली लाइन में कि बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई सोर्स कोड लिखते हैं, यानी हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करके कोई सोर्स कोड लिखते हैं जिससे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या किसी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिखे हुए सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कंपाइलर का एक काम आपको समझ में आ गया कि इसने क्या किया, पूरे सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब कंपाइलर का दूसरा काम क्या होता है, यदि मान लीजिए इन केस यूजर ने जो कोड लिखा है, जो मशीन की भाषा में कोड लिखा है, ठीक है, यदि इसमें कोई गलती कर दी तो कंपाइलर क्या करता है, इस गलती को सुधरवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि यूजर ने जो सोर्स कोड लिखा है इसको कंपाइलर खुद ही सही कर दे। कंपाइलर खुद नहीं सही कर नहीं करता। कंपाइलर आपको एक एरर मैसेज जनरेट करता है कि आपने सोर्स कोड में पर्टिकुलर लाइन पे पर्टिकुलर जगह गलती कर दी, यानी बता देगा। जैसे मान लीजिए सेकंड लाइन में आपने गलती करी तो कंपाइलर बता देगा कि लाइन नंबर 2 में आपने इस तरीके की गलती की हुई है। ठीक है, यानी कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को चेक करता है और चेकिंग के दौरान यदि उसे कोई भी गलती मिलती है तो यूजर को बता देता है कि आपने ये गलती की हुई है अपने प्रोग्राम के सिंटैक्स में। ठीक है, फिर यूजर जो है उस कंपाइलर के द्वारा दिए हुए मैसेज को पढ़ता है, समझता है और अपने प्रोग्राम के कोड को सॉल्व करता है और अपने प्रोग्राम के कोड को सही करता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आती है, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारा इंग्लिश हुई या हिंदी हुई, है ना, इसको लिखने का एक नियम होता है। जैसे इंग्लिश को किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, जैसे इंग्लिश को किस तरीके से लिखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे कॉम आएगा। जैसे हिंदी को हमको लिखना है तो कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पे कोष्टक आएंगे। हर चीज़ का एक नियम है ना। इसी प्रकार जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोई कोड लिखते हैं, उस कोड को लिखने का भी एक नियम है, एक तरीका है, एक कायदा है। और उसी प्रोग्रामिंग कोड को लिखने का जो तरीका है, जो कायदा है, उसी को हम यहाँ पर सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर यूजर ने इस कोड के दौरान, कोडिंग के दौरान सिंटैक्स में, यानी कोड को लिखने के जो तरीका है उसमें कोई भी गलती करी है तो कंपाइलर के द्वारा पहले पहचानी जाती है। फिर कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट करता है यूजर को कि आपने ये गलती करी है। बकायदा वो आपको लाइन भी बता देगा किस लाइन पर आपने गलती करी है। ठीक है, फिर यूजर उस एरर को सुधारेगा, फिर दोबारा से कंपाइल कराएगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम यदि सही है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा देगा, अदरवाइज वापस से बता देगा कि नहीं, अभी भी आपके प्रोग्राम कोड में गलती है। यानी जब तक आपका कोड एकदम सही नहीं होगा, यानी आपके कोड के सिंटैक्स एकदम सही नहीं होंगे, कंपाइलर उस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो कंपाइलर के यहाँ पे आपको दो काम समझ में आते हैं। पहला, ये आपके द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, यदि यूजर ने या डेवलपर ने या प्रोग्रामर ने सोर्स कोड में कोई भी सिंटैक्स की एरर कर दी तो कंपाइलर उस एरर को सुधरवाता है आपसे, है ना, आपको मैसेज करके आप उसको सुधरवाता है। यहाँ पे कई बार ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कंपाइलर यूजर द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड की गलती को सही करता है? तो नहीं, नो आंसर यहाँ पर आएगा, क्योंकि कंपाइलर स्वयं सही नहीं करता गलती को। कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट करता है यूजर के लिए, यूजर उस मैसेज को पढ़ के उस गलती को सुधारता है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो बता दिया कि जो कंपाइलर है वो किसी प्रकार की एरर को फिक्स नहीं करता, वो एरर मैसेज जनरेट करता है किसके लिए, यूजर के लिए, और बताता है कि आप इसके सिंटैक्स को सही कर कर मुझे वापस दो। ठीक है, तो यूजर जो है सिंटैक्स को सही करके वापस से कंपाइलर के पास पहुंच जाता है, और फिर कंपाइलर दोबारा से जो भी कोड लिखा है उसको दोबारा से कंपाइल करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सोर्स कोड जितनी बार भी अपडेट होता है या एडिट होता है उतनी बार कंपाइलर को उस कोड को कंपाइल करना होता है। फिर हम लिखा इफ योर रिटर्न प्रोग्राम इज करेक्ट, यहाँ पे तो हमने बता दिया था गलत होता है तब कंपाइलर क्या करता है, अब प्रोग्राम सही है तब कंपाइलर क्या करता है, तो हमने लिख दिया है if your written program is correct, then the compiler will convert your entire source code into machine code. ठीक है, अब यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि यदि आपके कोड में कोई गलती है, कोई सिंटैक्स आपने गलत लिखा है, तो जो कंपाइलर वो यूजर को बताता है कि भाई तुमने गलती करी है। तीसरी लाइन में हमने बताया यदि मान लीजिए आपने कोड में कोई भी गलती नहीं है, आपका कोड एकदम सही है, चाहे वो पहली बार में आपने सही बनाया हो या हो सकता है कि आपने गलत बनाया हो, फिर कंपाइलर ने एरर मैसेज दे दे के आपसे वो प्रोग्राम सही करवाया हो। तो थर्ड लाइन में हम बात करें यदि हमारा प्रोग्राम अब एकदम एक्यूरेट कंडीशन पर है, यानी एकदम सही है, तब कंपाइलर क्या करता है, तो हमने बोल रहा है कि कंपाइलर विल कन्वर्ट, जब आपका प्रोग्राम एकदम सही होता है यानी आपने सिंटैक्स एकदम सही लगाए होते हैं, तब कंपाइलर आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। नाउ नेक्स्ट लाइन हमने लिखी, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स कंप्लीट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट वंस एंड फाइनली योर प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूट्स। अब यहाँ पे सबसे खास जानने वाली बात ये है कि आपने जो भी सोर्स कोड लिखा है ना, पहली बात तो अगर ये गलत है तो कंपाइलर उसको सही करवाएगा, और सही है तब तो कोई बात ही नहीं है, उसको वो एग्जीक्यूट करवा देगा, यानी मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगा आपके द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक बात और है कि कोड तो कितनी भी लाइन का हो सकता है, ये 50, 100, 500, 5000, 10,000 कितनी भी लाइन का होता है, लेकिन कंपाइलर जो है जितना भी बड़ा आपने कोड लिखा है उस पूरे कोड को एक साथ ही मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक साथ ही उसको क्या करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, यानी ऐसा नहीं करेगा कि 5,000 लाइनें लिखी, 10,000 लिखी हैं तो वो बांट दे कि भाई 5 लाइनें एग्जीक्यूट करा रहे हैं, 10 करा रहा है या 100 करा रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे के पूरे कोड को वो एक साथ मशीन की भाषा में कन्वर्ट कराता है और फिर पूरे के पूरे कोड को वो एक साथ एग्जीक्यूट कराता है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे कंपाइलर समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या होता है, तो हमने लिखा एन इंटरप्रेटर इज आल्सो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जो इंटरप्रेटर है वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that translates a source code into a machine language। ठीक है, जो कि क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। अब ये जैसे कंपाइलर कन्वर्ट करता है ना, कंपाइलर भी क्या करता है, यही करता है ना, सोर्स कोड को यानी यूजर द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार इंटरप्रेटर भी यूजर द्वारा लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में ही कन्वर्ट करता है। पर इसमें अंतर क्या हुआ कंपाइलर से भिन्न, तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। हमने लिखा है हाउएवर एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन व्हाइल इंटरप्रेटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम। ठीक है, जो इंटरप्रेटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट तो करता है, लेकिन ये कैसे करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कंपाइलर पे कि यूजर सोर्स कोड लिखता है, तो कंपाइलर तो क्या कर रहा है, चाहे जितनी भी लाइन लिखी सबको एक साथ ही मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन, यानी पहली लाइन मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा, जब पहली कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर वो दूसरी करवाएगा, फिर वो तीसरी करवाएगा। मीन्स इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, एक एक लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे एक अंतर और आता है, यहाँ पे हाई लेवल कंपाइलर में इंटरप्रेटर में कंपाइलर कब एग्जीक्यूट कराता है, जब यूजर प्रोग्राम तैयार कर देता है तब कंपाइलर का काम होता है कि उसको सीपीयू
में एग्जीक्यूट कराए, यानी पहले चेक कर ले प्रोग्राम सही है यानी सही है तो मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर दे, फिर उसको आगे भेज दे एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू के पास। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन की भाषा में कन्वर्ट करके सीपीयू में एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजता है। जब उसने भेज दिया है तो अब काम आ जाता है इंटरप्रेटर का। इंटरप्रेटर अब एक एक लाइन को हाई लेवल को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करेगा, मीन्स लाइन बाय लाइन ये हाई लेवल को मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा। और जो इंटरप्रेटर है इसका काम होता है कब, रन टाइम पे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर समझ में आया होगा, हम क्यों यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या यूज है, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।